है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद इकबाल और हमारी साथी सलीमा रजा, हम दोनों ही हाजिर हैं और आपका स्वागत करते हैं आपके साप्ताहिक प्रोग्राम आए वे ये है रोशनी का कारवां में। अंग्रेजी में कहावत है, डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे टू बिकम स्ट्रोंगर। डू नॉट प्रे फॉर टास्क्स इक्वल टू योर पावर, प्रे फॉर पावर इक्वल टू योर टास्क्स। हाँ, क्या बात कही, दिल जीती आपने, है ना? भाई वाकई किसी ने खूब कहा है कि एक आसान जीवन नहीं बल्कि कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मांगो। अपनी क्षमता के बराबर काम नहीं बल्कि अपने काम के बराबर क्षमता मांगो। जी हाँ, और हमारे आज के मेहमान भी कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं। इनकी दृष्टिहीनता के कारण बचपन से ही इनके माता पिता ने इन्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी। हम बात कर रहे हैं शेख मुजम्मिल हक की, जो कि वेस्ट बंगाल में पांडवा के रहने वाले हैं और आज अपना खुद एक छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं। अपनी मेहनत और लगन के बल पर आज इनके पास सब कुछ है। श्री मुजम्मिल से उनके जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर बात करेंगे हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार मुजम्मिल भाई, आप हमारे स्टूडियो में आए। आप एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप हमारे सुनने वालों को बताइए। अच्छा, हम ट्रैवल का काम करते हैं ऐसे कि हमारा एक तो ऑफिस है पंडुआ में, तो इस ऑफिस में हम पैकेज टूर करवाता है ऑल इंडिया बेसिस। एक ट्रैवल एजेंट है, उनके साथ मिलके हम पैकेज टूर करवाता है। और भी हमारा बिजनेस है, स्टडी बूथ भी है, कुरियर सर्विस भी है। मुजम्मिल भाई, आप दृष्टिहीन हैं और आप एक बिजनेस शुरू किया है। आप अपना मकान खुद बनाए हैं और आप अपने पूरे परिवार का सपोर्ट करते हैं। ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? हम पहले एक स्टडी बूथ किए थे, उसके बाद वही सम्राट ट्रैवल्स का मालिक ओलोकदा वो हमका पास गए थे, तो उन लोग बोले कि आप सिर्फ स्टडी बूथ लेकर बैठे हैं और कुछ कीजिए। तो हम बोले कि करने का तो इरादा है, तो वो लोग बोलते हैं तो हमारा साथ शुरू कीजिए, और अब अकेला भी कर सकते, हमको साथ मिलके भी कर सकते। तो ऐसे ही शुरू हो गया। उसके बाद आस्ते 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 धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। मुजम्मिल भाई, आपकी आंखों का जो प्रॉब्लम है ये कब से है और प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है? माँ का मुंह से सुना है कि 2 बरस जब उम्र था हमका, उसका पहले हमका रोशनी था, लेकिन 2 बरस उम्र में हमका पॉक्स हुआ था। पॉक्स होने के बाद जब पॉक्स ठीक हो गया, उसके बाद हमारा रोशनी एकदम चल गया। तो फिर बहुत डॉक्टर दिखाया हमका पिताजी, तो उसने कह दिया कि इसका रोशनी कभी नहीं आएगा, ऐसे ही होगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको बहुत सारी दूध पिलाता रहिए और आपका ग्रीन वेजिटेबल इसको खिलाता रहिए, बस यही है इनका इलाज। हमका लेफ्ट आई में जरा सा विषण आ गया, तो हम उस विषण लेकर हम चल सकता, अकेला साइकिल भी चला सकता, लेकिन फिर 20 साल उम्र से आस्ते 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 फिर गिरने लगा। अभी तो हमारा विषण एकदम है ही नहीं। आपके परिवार में कौन कौन है और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा बताएंगे? पारिवारिक जीवन तो हमका ठीक ही है। हमारा जो बीवी है अभी, और बीवी हमको लाभ करके शादी किए हैं, एक बच्चा भी है, और हम परिवार जीवन में बहुत सुखी है। अभी वो हमारा साथ रहता है, घर में खाना के टाइम खाना पकाता है। फिर ऑफिस का बारे में हम जब बोलते हैं कि हमारा साथ यहाँ चलो कि वहाँ चलो, कि ऑफिस में जरा हमका साथ बैठो, वो बैठता है। और कर्मचारी भी है, वो भी हमारा साथ काम करता है। लेकिन सब प्रयोजन में हमारा बीवी हमारा साथ रहते हैं। जब आपके माता पिता को मालूम हुआ कि आपके आंखों का रोशनी जा रहा है, तो उनका प्रतिक्रिया क्या रहा? हमका ऊपर बहुत माया था उसका, लेकिन वो ऐसा एक माया था कि उसमें आगे बढ़ना नहीं देता। बहुत प्यार करता हमारा माता, हमारा पिता, लेकिन ये एक अंधा प्यार है कि हमको आगे बढ़ना नहीं देता। जब हम
नहीं आगे बढ़ता। हम जब भटक से निकल नहीं जाता, हम जब बाहर निकलता नहीं, कि समाज को नहीं देखता, तो हम आगे नहीं बढ़ पाता। हम सोचे कि एक अंधा हो या लंगड़ा हो, जो भी हो, किसी का माथा दिमाग जब ठीक रहेगा तो वो विश्व जय कर लेगा। तो इसलिए हम बहुत समझाया माँ को, पिताजी को हमको कुछ करने दीजिए। हमारा एक तो जूता का दुकान था हमारा पिताजी का, तो हम दुकान में जाके कुछ करने चाहता है, पिताजी बोलता है नहीं छोड़ो, तुमको कुछ करना नहीं होगा। लेकिन हम बोलते हैं हम करेंगे, हम जरूर करेंगे, हम पारेंगे, हम सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं तुम छोड़ो ना, तो हम तो है। तो हम बोलते हैं कि आप तो है अभी ठीक है, लेकिन सारा जिंदगी तो आप नहीं रहेंगे हमको साथ, तो हमको अकेला ही तो चलना होगा। तो फिर हमारा परफॉर्मेंस हम अकेला सामने धर सका, तब उसको विश्वास आया कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे। ऐसे आस्ते 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 पढ़ाई लिखाई हम अपन का चेष्टा से सीखे हैं। अभी हमारा समाज में, हमारा आसपास इलाका में बहुत इज्जत करता कि हाँ एक अंधा आदमी सिर्फ भीख नहीं मांगता, किसी को भीख दे भी सकता है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, मुजम्मिल भाई, आपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ किया है, अपना बिजनेस चलाया है, अपना मकान बनाया है, काफ़ी कुछ किया है। आप एक मिसाल हैं आपके परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। तो ये सब इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिला? हम क्लास 9 में आपका हेलन क्लार्क का लाइफ हम पढ़े हुए हैं कि उसने एकदम गूंगा भी था, देख नहीं सकता, तब भी वो विशाल एकदम जय किया है कि एक साहित्यिक बन गया। ये एक इंस्पिरेशन था हमका, और बहुत पहले से हमको मन में है कि हम कर पाएंगे। और उनका जीवनी पढ़ के हमका एकदम कंक्रीट हो गया कि हम कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। किसी उम्र में शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। उफ़ो अरशद, कभी तो बात समझा करो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर उम्र में शिक्षा की जरूरत होती है, वो चाहे तुम्हारी हो या मेरी हो या उससे भी बहुत ज्यादा की। आप जीवन के किसी भी दौर में इसे हासिल कर सकते हैं जनाब, बशर्ते इसके लिए आपके अंदर सच्ची लगन होनी चाहिए। सही फरमाती हैं आप। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप कामयाब जीवन की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में I keep looking for you baby। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में you keep driving me so crazy। मैं तू रहती है, बेटा भी कहती है, I keep praying all day all night long।
आज जिस शख्सियत के बारे में हम बताने जा रहे हैं उन्हें हर लिहाज से एक रियल लाइफ हीरो कहा जा सकता है, जिसके साहसी कारनामों को उसके जीवित रहते नहीं बल्कि मृत्यु के बाद ज्यादा पहचान मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जर्मनी के ऑटो वीट की। सही मायनों में ये जूस के यानी यहूदियों के मसीहा हैं, इन्हें मसीहा कहा जाता है। चलिए आज हमारे अभिनेता दोस्त अभिनव चतुर्वेदी की जुबानी सुनते हैं इस वीर की कहानी। ऑटो वीट्स वर्कशॉप फॉर द ब्लाइंड एक म्यूजियम है जो एक ऐसे दृष्टिहीन महानायक की गाथा सुनाता है जिनके काम को उनके मरणोपरांत ज्यादा पहचान मिली। हम बात कर रहे हैं ऑटो वीट की, जिन्हें आज भी यहूदियों के रखवाले के तौर पर याद किया जाता है। 1883 में जर्मनी में जन्मे ऑटो वीट पहले वॉलपेपर्स का काम करते थे, जो उन्होंने अपनी कमजोर होती नजर के कारण छोड़ दिया। फिर पहले विश्व युद्ध के बाद उन्हें जर्मन फौज ने सैनिटरी सर्विसेज प्रदान करने के लिए नियुक्त किया और इसी दौरान उन्होंने जाना कि कैसे जर्मन फौज द्वारा यहूदियों यानी जूस को प्रताड़ित किया जा रहा है। दृष्टिहीन और अन्य विकलांग जूस की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। ऐसे में इन्हें बचाने और रोजगार देने के लिए ऑटो ने एक ब्रश फैक्ट्री की शुरुआत की, जहां ऑटो ने सिर्फ दृष्टिहीन और मूक बधिर यहूदियों को काम पे रखा। इन लोगों के लिए ऑटो लगातार नाज़ी जर्मनी की सीक्रेट स्टेट पुलिस से भिड़ते रहे और कोई ना कोई तरीका अपनाकर इनका बचाव करते रहे। बर्लिन में 1947 में ऑटो का देहांत हो गया था, पर उनके योगदान को समर्पित इस म्यूजियम में आप आज ब्लाइंड कॉन्फिडेंस नामक प्रदर्शनी को देख सकते हैं। आप उन गंभीर परिस्थितियों का एहसास कर सकते हैं जिनके तहत ऑटो ने कई जिंदगियों को बचाया था। उस समय की एकमात्र सर्वाइवर इंगे डॉयचे क्रोन ने अपनी नवीनतम ऑटोबायोग्राफिकल बुक अ डेथ सेंटेंस इन 4 लाइव्स में जूस के इस मसीहा की कथा लिखी है, जिसे वो म्यूजियम में आने वाले दर्शकों को पढ़कर भी सुनाती है। बुधवार की शाम 9 बजे विविध भारती के स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आई वे, यह है रोशनी का कारवां। सलीमा जी, आपके साथ इतने दिन से काम करके ना मुझे एक बात का एहसास हुआ है। क्या? जब आप चुप होती हैं तो ऐसा लगता है कि आप बाउंसर मार रही हैं। जब आप कुछ बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि आप गुगली फेंक रही हैं। अच्छा। जब आप मतलब हंसती हैं तो ऐसा लगता है कि मैं हिट विकेट हो जाऊंगा। ये बताओ, ये कभी सेंचुरी भी स्कोर करती हूँ कि नहीं? करने ही नहीं देती। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि क्रिकेट का जुनून हम भारतवासियों की रग रग में दौड़ता है, और सिर्फ हम ही नहीं, विदेश में भी कई ऐसे दीवाने हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये खेल सिर्फ दृष्टिवान ही नहीं बल्कि दृष्टिहीन लोगों में भी बखूबी खेला जाता है और उतना ही पसंद किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने ही साथी जॉर्ज इब्राहिम। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जॉर्ज भारत में एसोसिएशन फॉर द क्रिकेट फॉर ब्लाइंड के चेयरमैन हैं और इसके साथ ही ये वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के फाउंडिंग चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनसे बात कर रहे हैं हमारे दूसरे साथी प्रणय गड़ोदिया। मिस्टर जॉर्ज इब्राहिम, आपका स्वागत है हमारे अपने कार्यक्रम आई वे, यह है रोशनी का कारवां में। सबसे पहले हमें यह बताएं कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति, एक ब्लाइंड व्यक्ति क्रिकेट कैसे खेलता है। कई स्कूलों में देखा गया कि आवाज देने वाला टिन्स या खाली बर्तन को लुटका के लकड़ी से मारते थे, तो वहां से जन्म हुआ ब्लाइंड क्रिकेट या क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड का। और जो नियम है
वो भी आवाज़ के माध्यम से है। जैसे कि बॉल जो है प्लास्टिक का बना रहता है, उसके अंदर छर्रे होते हैं और सफ़ेद रंग का होता है और ये करीब 80-85 ग्राम का वेट होता है गेंद का, और आम बैट से खेलते हैं। बॉलर जब बॉलिंग करते हैं तो रेडी बोलते हैं, बैट्समैन यस बोलते हैं और बॉलर प्ले बोल के फिर बॉल को फेंकते हैं। और ये जो विकेट कीपर भी संकेत देता है अपने ग्लव्स को निरंतर ढक 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 मारते हुए कि बॉलर को दिशा दिखाने के लिए आवाज़ देते हैं। और जब फील्डर्स के पास बॉल जाते हैं तो भी फील्डर्स विकेट कीपर वगैरह आवाज़ देते हैं कि कहाँ पर बॉल फेंकना है। और ब्लाइंड खिलाड़ी काफ़ी आनंद लेते हैं खेल से। जॉर्ज साहब, ये बताएं कि क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड में जब खिलाड़ियों का चयन करते हैं तो कैसे करते हैं और उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? ब्लाइंड क्रिकेट में भी आम क्रिकेट जैसा 11 खिलाड़ी खेलते हैं मैच में, और 11 खिलाड़ी में दृष्टिहीनता को 3 भाग में बांटा गया है, जिसे हम आम रूप से B1, B2 और B3 कहते हैं। जो B1 खिलाड़ी हैं कम से कम 4 होना चाहिए 11 में, और ये लोग पूर्ण रूप से दृष्टिहीन होते हैं। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो B2 है, जो जिनका विजन 2/60 से कम है। इसका मतलब जो आम व्यक्ति 60 मीटर पे जो देखते हैं वो ये ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर से इनको दिखाई देगा। और ज्यादा से ज्यादा 4 खिलाड़ी होंगे B3 कैटेगरी में, जो 2/60 और 6/60 के बीच उनके आईसाइट होगा। 4, 3, 4, 11 खिलाड़ी हो गए। और जैसे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स हो या नेशनल टूर्नामेंट्स हो, 14 या 17 खिलाड़ी का दल होता है, टीम होता है। तो हर कैटेगरी यानी कि B1, B2, B3 में अगर 14 खिलाड़ी है तो एक एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, और अगर 17 खिलाड़ी का टीम है तो 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं। जॉर्ज साहब, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो ब्लाइंड क्रिकेट में आम क्रिकेट के कंपैरिजन में अलग होते हैं? कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे कि पिच जो है, पिच 22 गज का ही होता है जैसे आम क्रिकेट में है, पर बीच में एक लाइन होता है ताकि बॉलर जो है वो इस सेंट्रल लाइन के पहला टप्पा डाले। नहीं तो हो सकता है कि बॉल डायरेक्टली बैट्समैन के सिर पे लगे या बॉडी पे लगे और चोट लग जाए। दूसरी बात, ये बाउंड्री लाइन जो है आम क्रिकेट में 75 गज का होता है, ब्लाइंड क्रिकेट में 45 और 55 गज के बीच में होता है। और विकेट्स जो होते हैं ये मेटल के बनाए जाते हैं और एक पीस में स्क्रू किया जाता है। बॉलिंग के दौरान जैसे मैंने पहले कहा, बॉलर रेडी कहते हैं बॉलिंग करने से पहले, और बैट्समैन अगर अपना पोजीशन ले चुके हैं तो वो यस कहते हैं, और फिर बॉलर प्ले कह के बॉल को छोड़ता है। अगर ये कहा नहीं जाता है तो फिर बॉल को नो बॉल करार दिया जाता है। और एक और हमने जो मज़ेदार एडेप्टेशन इसमें किया है कि B1 खिलाड़ी जो है, जो पूर्ण रूप से जो दृष्टिहीन खिलाड़ी है, जो भी रन ये टीम के लिए स्कोर करते हैं उसको टीम के लिए डबल किया जाता है। यानी कि अगर टोटली ब्लाइंड बैट्समैन B1 बैट्समैन 1 रन लेता है तो टीम के लिए वो 2 हो जाते हैं। अगर वो चौका मारता है तो टीम के लिए वो 8 रन हो जाते हैं। जॉर्ज साहब, क्रिकेट के ही जितना कोई इंटरेस्टिंग गाना है वो भी खेल से जुड़ा हुआ जो आप सुनना चाहेंगे? प्रणय में लगान फिल्म में जो चले चलो चले चलो वो गाना है। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो, भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो, टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जॉर्ज इब्राहिम से ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में। जॉर्ज साहब, ये बताएं कि क्या आपको नहीं लगता कि इस खेल में इंजरी का यानी चोट लगने का रिस्क कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि सारे प्लेयर्स ब्लाइंड होते हैं, कम या पूरी तरह से? जब हम सोचते हैं ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में, और बॉल भी एकदम ठोस बॉल है, हार्ड बॉल है, रेगुलर क्रिकेट बॉल से भी हार्ड बॉल है, प्लास्टिक
सॉफ्ट नहीं होता है। लेदर बॉल से जब आप खेलते हैं कि कुछ ओवर के बाद बॉल सॉफ्ट हो जाता है, तो जब हम क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड के बारे में सोचते हैं तो अक्सर ये ध्यान में आता है कि शायद खिलाड़ियों को काफ़ी चोट लग सकता है। पर ताज्जुब की बात यह है कि पिछले जो 18 साल से जो मैं इस खेल से जुड़ा हूँ, अभी तक बहुत कम ऐसे केसेस आए हैं कि इंजरी हो। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि आम क्रिकेट में हम लोग गार्ड्स पहनते हैं, पैड्स पहनते हैं, शिन गार्ड्स पहनते हैं, हेलमेट्स डालते हैं, तो क्लोज इन फील्डर्स जो होते हैं लेग साइड और ख़ासकर लेग साइड पे, वहाँ पर ये लोग भी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं और विकेट कीपर भी ग्लव्स और पैड्स पहनते हैं। तो अगर बॉल लग भी जाते हैं तो चोट लगने का चांसेस बहुत कम है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि रिस्क उतना ही है जितना एक मेन स्ट्रीम क्रिकेट खेलने में एक दृष्टिवान व्यक्ति को है। बिल्कुल। जॉर्ज साहब ये बताएं कि एक व्यक्ति जो ब्लाइंड क्रिकेट खेल रहा है उसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इस गेम से, क्या उसे फायदे हो सकते हैं? मुख्य रूप से 4 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो दृष्टिहीन लोग बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं और खेल से मज़ा लेते हैं। दूसरी बात, खेल एक पुनर्वास का एक बहुत ही उम्दा माध्यम है। खेल के माध्यम से दृष्टिहीन लोग काफ़ी कुछ ज़िंदगी के बारे में सीखते हैं, जैसे कि अपने आप को लक्ष्य देना, लक्ष्य की ओर प्रयास करना, अनुशासन वगैरह वगैरह। और तीसरी बात, खेल एक ऐसा माध्यम है जो समाज के सामने दृष्टिहीन लोगों का क्षमताएं और स्किल्स और पोटेंशियल दिखाने का, प्रदर्शित करने का। और चौथी बात यह है कि खेल दृष्टिहीन खिलाड़ियों को अलग अलग जगहों पर जाने का मौका देता है। ये सारी बातें सुनकर जॉर्ज सर मेरा भी काफी इंटरेस्ट आ रहा है क्रिकेट खेलने में, लेकिन उससे पहले मैं और काफी सारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि किस किस लेवल पे ब्लाइंड क्रिकेट खेला जा सकता है। जैसे कि रीजनल लेवल होता होगा, स्टेट लेवल होता होगा, नेशनल होता होगा, काउंटी भी होता है क्या? एक तो ज़्यादातर सारे ब्लाइंड स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो संस्थाएं हैं ब्लाइंड लोगों के साथ जो काम करते हैं, वहाँ सब बच्चे और लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को ब्लाइंड क्रिकेट खेलना हो तो आज की तारीख पे वो किसी भी ऐसे संस्था से जुड़ सकते हैं। और जहाँ तक खेलने का मौका है तो कई टूर्नामेंट्स हैं, जैसे कि स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स हैं कई जगह पर, और फिर क्षेत्रीय लेवल पर यानी कि जोनल लेवल्स पर टूर्नामेंट्स होते हैं, और फिर नेशनल लेवल्स पर टूर्नामेंट्स होते हैं। हर 4 साल 1998 से शुरू हुआ था ये वर्ल्ड कप्स होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पहले 2 वर्ल्ड कप्स इंडिया में ही हुआ था और तीसरा वर्ल्ड कप जो 2006 में था वो पाकिस्तान में हुआ था। अगला वर्ल्ड कप उम्मीद रखते हैं कि 2010 में होगा। और अंतर्राष्ट्रीय टूर्स भी होते हैं, जैसे कि हाल ही में अगस्त में भारतीय टीम गया था इंग्लैंड एक सीरीज के लिए, और उससे पहले पाकिस्तानी टीम आया था इंडिया, उससे पहले इंडियन टीम पाकिस्तान गया था। तो ऐसे टूर्स होते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल जॉर्ज साहब, किस मकाम पे देखते हैं आप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड को अगले आने वाले कुछ सालों में? पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जैसे आम क्रिकेट आज एक प्रोफेशनल स्पोर्ट बन गया है भारत में, ब्लाइंड क्रिकेट एक प्रोफेशनल स्पोर्ट नहीं बनेगा। पर मेरे ख्याल से अगले 3 या 5 सालों में ज़रूर ये होगा कि भारत में हर ब्लाइंड व्यक्ति अगर क्रिकेट खेलना चाहेंगे तो उनको मौका मिलेगा ज़रूर, और कई टूर्नामेंट्स खेलने का मौका मिलेगा, और खेल के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जॉर्ज साहब, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। iWay, ये है रोशनी का कारवां। मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, अब बारी है आपको एपिसोड नंबर 39 में पूछे गए सवाल के जवाब देने की। और हमने आपसे पूछा था कि भारत में लोकसभा का सदस्य बनने वाला पहला ब्लाइंड व्यक्ति कौन है? ए. प्रणब मुखर्जी, बी. साधन गुप्ता, या सी. अटल बिहारी वाजपेयी। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि साधन गुप्ता। विजेता का नाम बताएंगे? अरे भाई वही हमारे प्यारे और पुराने साथी, समझ गए ना आप, प्रणय गड़ोदिया। प्यारी सलीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार से बुलाने के लिए। दोस्तों, एपिसोड 39 के लकी विजेता बने हैं SMS भेजने वाले। कौन? दीपक कुमार, महेश नगर, पटना, बिहार से। दीपक कुमार जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मिस्टर साधन गुप्ता जो भी कोलकाता में रहते हैं, वो 1953 में यानी 1953 में लोकसभा में इलेक्ट होके गए थे और 1957 में वो री इलेक्ट हुए थे।
और मिस्टर साधन गुप्ता बाय प्रोफेशन एक बहुत ही बड़े लॉयर रह चुके हैं। ये है रोशनी का कारवां। तो साथियों, अब घड़ी की सुइयां मुझसे ये कह रही हैं कि आपसे फटाफट एपिसोड 45 यानी आज का हमारा सवाल पूछ लिया जाए, जो कुछ इस तरह है। सवाल है, ब्लाइंड क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किस श्रेणी के प्लेयर्स द्वारा बनाए गए रनों को टीम के लिए डबल गिना जाता है? और जनाब, आपके ऑप्शंस हैं: ए, पूरी तरह ब्लाइंड प्लेयर्स जिन्हें B1 प्लेयर्स कहा जाता है; बी, 2/60 तक दृष्टि वाले प्लेयर्स जिन्हें B2 प्लेयर्स कहा जाता है; और सी, 2/60 से 6/60 के बीच की दृष्टि वाले प्लेयर्स जिन्हें B3 प्लेयर्स कहा जाता है। As per the international rules of blind cricket, runs scored by which category players are counted double for the team? A, totally blind players called the B1 players. Option B, players having vision up to 2/60 called the B2 players. या फिर C, players having vision between 2/60 to 6/60 called the B3 player. और याद रखिए, जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखिए, वरना आपका जवाब शामिल नहीं किया जाएगा। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखिए। और इसी के साथ अब हम आपसे विदा चाहेंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, वादा रहा। तब तक के लिए मुझे, सलीमा रजा को और अरशद इकबाल को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। आई वे ये है रोशनी का कारवां। आई वे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे ये है रोशनी का